नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में अपन अभिक्रियाओं के प्रकार जो अपन पढ़ रहे थे उसमें एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत सिंपल रहने वाली है, तो पहले से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़िया से आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में घुसा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना, ज्यादा लोड मत लेना, जो मैं कह रहा हूं उनको समझने का प्रयास करना। इतनी चीजें अगर आप करोगे तो ये आज की क्लास आपके दिमाग में ही सेट होगी। कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। और एक सबसे खास बात, आज अपन इस पहले जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं यूं कह सकता हूं आपके लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें जो 9th यूनिट दे रखी है उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एक मतलब बहुत लंबे अंतराल के बाद और काफी क्लासेस के बाद हम इसको पूर्ण करने जा रहे हैं, तो ये भी एक काफी खुशी वाला दिन है, खुशी वाला मोमेंट है। आगे जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, वो इतना लंबा नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं इसी चीज को देख करके डर रहे हैं कि सर 14 क्लासेस आपने एक इसमें लगा दी और 14 हाइड्रोकार्बन लगा दोगे, 28 क्लासेस सर क्या कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये चैप्टर थोड़ा बेसिक्स है और इसके अंदर जितनी चीजें अपन पढ़ेंगे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने लगभग ये प्रयास किया है कि आपको हर एक चीज बताऊं, क्योंकि 14 क्लासेस मैंने ली है तो लगभग 17-18 घंटे का मैटर उसके अंदर है। और ऐसा नहीं है कि हम क्लास में कोई टाइम पास करते हैं, नहीं, वो 17-18 घंटे प्योर कंटेंट है। कोई बीच में बातचीत वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो चीजें अगर अपने 17-18 घंटे दिए ना तो उसका बेनिफिट अपन को जरूर मिलेगा। एग्जाम के अंदर कैसा भी सवाल उठ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, इससे बाहर क्या पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको चीजें एक अच्छे लेवल तक की करवा दी है, जहां तक एग्जामिनर नहीं पहुंच सकता उस लेवल तक की चीजें करवा दी। तो आपको बिल्कुल बिंदास रहना है, जितनी चीजें बताई है और सारी मैंने इजी वे में बताई है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, कुछ एक आध टॉपिक कहीं पे हो सकता है आपको नहीं आए, तो वो एक बार फिर से देख लेना, उसको कहीं और से देख लेना, किताब से देख लेना। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मैंने ये प्रयास किया है कि आपको सारी की सारी चीजें बेहतरीन तरीके से सरल तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। तो आज अपनी लास्ट क्लास है और इसके बाद अपन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन में केवल 4 क्लासेस आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आज की क्लास के बाद अपनी 4 क्लासेस और बची है, मैं आपको करवा दूंगा, उसकी टेंशन तुम लेना ही मत, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना, तो फिर मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा, वो दिक्कत आपको लेनी नहीं है। आज अपन पढ़ते हैं विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभिक्रियाओं के प्रकार आपको याद होगा, क्लासेस बीच में थोड़े दिन नहीं हुई तो भूल नहीं गए आप कहीं, ऐसा तो नहीं है कि भूल गए। 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया, यही तो होती है। योगात्मक हमने पढ़ लिया, प्रतिस्थापन हमने पढ़ लिया, विलोपन आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है विलोपन अभिक्रिया, कुछ आइडिया आपको पहले कहीं पढ़ रखा हो या 11th क्लास में जो पढ़ा उस समय का याद आ रहा हो, ऐसा कुछ। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? विलोपन मतलब विलुप्त हो जाएगा। विलोपन जैसे योगात्मक में योग हो रहा था, प्रतिस्थापन में किसी का प्रतिस्थापन हो रहा था, विलोपन में किसी का विलोपन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा कुछ। बस नाम से ही पता चल रहा है, इतनी इजी तो है। विलोपन का मतलब कुछ ना कुछ वहां से गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, उसको अपन विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे सर? एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, कि ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मैंने लिख दिया RCC, इधर X और इधर Y। ये मेरे पास एक कंपाउंड होगा, क्या यहां से एक तो X और एक Y, ये यहां से विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड C और XY अलग हो गया। समझ गए मेरी बात को? हो क्या रहा है, विलुप्त हो रही, कुछ ना कुछ चीजें यहां से निकल रही है, कुछ ना कुछ चीजें यहां से निकल रही है। तो सिंपली मैं यूं कह सकता हूं कि वे अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक से 2 उत्पाद का निर्माण होता है। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक से 2 उत्पाद बनते हैं, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट का निर्माण होता है, वो विलोपन अभिक्रिया है। जैसे योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता था, 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते थे,
याद करो योगात्मक में हमने क्या पढ़ा कि दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते थे, ऐसा ही तो होता था। वो होती थी योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि वहां पे योग हो रहा है, दो अभिकारकों का योग हो रहा है, उससे एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो वो योगात्मक। विलोपन में जस्ट उल्टा करना है योगात्मक का। योगात्मक में दो अभिकारक थे, एक उत्पाद था, इसमें एक अभिकारक है, दो उत्पाद है। प्रतिस्थापन के अंदर जितने अभिकारक उतने उत्पाद। प्रतिस्थापन में तीनों को कंपैरिजन करके पढ़ो कि योगात्मक में सर हमने पढ़ा दो अभिकारक से एक उत्पाद बना, प्रतिस्थापन में हमने पढ़ा कि सर जितने अभिकारक है उतने ही उत्पाद रहेंगे। विलोपन में क्या करना है, योगात्मक का उल्टा कर दो, एक अभिकारक से दो उत्पाद बनेंगे। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट से हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, एक रिएक्टेंट से हमारे पास दो प्रोडक्ट बने। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं विलोपन अभिक्रिया में कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक से, अभिकारक को मैं क्रियाकारक भी लिख सकता हूं, ये मैंने आपको कई बार बताया। तो एक अभिकारक से यानी कि एक रिएक्टेंट से दो उत्पाद बनते हैं, दो उत्पाद बनते हैं। क्या ये इतनी सी बात आपको समझ में आई? या फिर मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसमें दो सिग्मा बंध टूटते हैं व एक पाई बंध बनता है, एक पाई बंध का निर्माण होता है। देखिए जरा ऊपर वाली रिएक्शन को, एक पाई बंध का निर्माण होता है। क्या इस चीज को आप समझ पाए ऊपर वाली? इसके अंदर दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बंध बनेगा। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये टूटा, दोनों सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और बीच में एक जो है वो पाई बंध का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। भाई Y इस कार्बन से टूटा है, X इस कार्बन से टूटा है, तो इन दोनों के दो सिग्मा बंध टूट गए, बीच में एक पाई बंध का निर्माण हो गया। तो विलोपन अभिक्रिया के अंतर में दो चीजें कह सकता हूं, या तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक अभिकारक से दो उत्पाद बनते हैं, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि अभिकारक के अंदर दो सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध का निर्माण होता है। दोनों एक ही बात है, दो सिग्मा बंध टूटेंगे और एक पाई बंध का निर्माण होगा, तो भी वो कौन सी हो जाएगी, विलोपन अभिक्रिया। तो अब आपके सामने अगर कोई अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया दे दी तो आप पहचान पाओगे। बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, आपको देखना है कि उसके अंदर अभिकारक और उत्पाद की संख्या देखनी है। अगर अभिकारक एक है और उत्पाद दो है, विलोपन अभिक्रिया। अगर अभिकारक दो है, उत्पाद एक है, योगात्मक अभिक्रिया। अगर अभिकारक दो है, उत्पाद भी दो है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इतना सिंपल है, पहचान लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक चीज, बेसिक बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि विलोपन अभिक्रिया देता कौन है। ये सवाल नहीं पूछेगा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, सवाल ये है विलोपन अभिक्रिया कौन देता है। जैसे हमने योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा, तो योगात्मक अभिक्रिया में हमने तीन तरीके से उसको बांटा कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ऐसा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें दो तरीके का विलोपन होता है, दो तरीके का एलिमिनेशन होता है। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन और एक होता है बीटा एलिमिनेशन। इस चीज को एक बार नोट कर लो आप, इस चीज को नोट कर लो समझने के लिए। ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो मैं ये कह रहा हूं जो विलोपन होता है ये दो तरीके से होता है। एलिमिनेशन दो तरीके से होता है। कौन कौन से दो तरीके से होता है? एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, ये क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन, या हिंदी में लिख सकते हैं अल्फा विलोपन। और दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन। दूसरा क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन। समझ गए मेरी बात को? इसमें वैसे नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक ऐसे नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दो तरीके से एलिमिनेशन होगा, एक अल्फा एक बीटा। समझ गए? एक अल्फा एलिमिनेशन होगा, एक बीटा एलिमिनेशन होगा। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। क्या होता है अल्फा और क्या होता है बीटा, अभी समझाएंगे। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है कि जब
एक ही कार्बन से, जब एक ही कार्बन से दो समूह निकले, एक ही कार्बन से दो समूह निकले, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, जब एक ही कार्बन से दो समूह निकल जाए तो अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, इसमें जब दो समीपवर्ती कार्बन से, तो समीपवर्ती कार्बन से समूह निकले, मतलब इसमें एक ही कार्बन से दो समूह निकल रहे हैं, जबकि इसमें दो निकटवर्ती कार्बन से दोनों समूह निकलेंगे, है ना, एक एक निकलेगा मतलब, लेकिन दो कार्बन से निकलेगा। इसमें एक ही कार्बन से दोनों निकल जाएंगे, इसमें दोनों एक ही कार्बन से नहीं निकलेंगे, दो कार्बन से दो निकलेंगे, इसमें एक ही कार्बन से दो निकल जाएंगे। तो ये होता है अल्फा एलिमिनेशन, ये होता है बीटा एलिमिनेशन। एग्जांपल से समझते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। अल्फा एलिमिनेशन के अंदर एक ही एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म। नाम सुना है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म नाम सुना है? तो वो जो क्लोरोफॉर्म, जिसे अपन बेहोशी की दवा भी कह सकते हैं शायद, तो वो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, यही तो होता है क्लोरोफॉर्म। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लोरोफॉर्म को, ये भाई CHCl, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3। क्लोरोफॉर्म को जब मैं गर्म करूंगा ना, इसको मैं गर्म करूंगा, हीट दूंगा इसको, तो यहां से इस कार्बन से ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन निकल जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए एक ही कार्बन है ना, ये तो एक ही कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, एक ही कार्बन से क्लोरीन निकल रहा है। एक ही कार्बन से जब दो समूह निकलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। तो ये एक अल्फा एलिमिनेशन का प्रकार हुआ। अब क्या होगा, देखो हमारे पास क्या बचा, ये बचा एक तो CCl2, है ना, CCl2, और एक हमारे पास HCl निकल गया। रिएक्शन समझ पाई? कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया, मैंने कहा अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, जब एक ही कार्बन से दो समूह निकल जाते हैं। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के अंदर देखिए, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, एक ही कार्बन से क्लोरीन निकल रहा है, तो दोनों समूह एक ही कार्बन से निकले, मतलब अल्फा एलिमिनेशन है, ठीक है। अब क्या बना, HCl निकल गया और पीछे बचा CCl2। अब एक बार चेक करिए विलोपन है कि नहीं है। विलोपन होता है सर कि इसके अंदर एक अभिकारक से दो उत्पाद बनते हैं, ये हमारे पास एक अभिकारक, इससे दो उत्पाद बनते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये क्लोरोफॉर्म होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHCl3 जो होता है इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और ये जो पड़ता है ना, ये होता है कार्बीन। कार्बीन एक प्रकार का मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट्स होता है, ठीक है ना। तो ये कार्बीन है, तो ये इसके अंदर एक ही ध्यान रखना, अल्फा एलिमिनेशन में सवाल नहीं आएगा। सर आप वो क्यों पढ़ा रहे हैं जो सवाल ही नहीं आएगा? देखो कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है, और हो सकता है आ भी जाए, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। विलोपन अभिक्रिया अगर उन्होंने दे दिया तो आ भी जाए। मेन जो चीज है ना वो ये है बीटा एलिमिनेशन। मेन जो ध्यान केंद्रित करने का टाइम आएगा वो अब आएगा जब मैं बीटा एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा। समझ गए मेरी बात को? अल्फा एलिमिनेशन खत्म है, बस इतनी सी चीजें हैं अल्फा एलिमिनेशन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आएगा ही नहीं, वैसे भी आएगा तो ये तो दो लाइनें मैंने लिख दी, ये रख लो कि भाई अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, रटने की भी आवश्यकता नहीं है, एक ही कार्बन से दो समूह निकल रहे हैं, वो अल्फा एलिमिनेशन। अब मेन आता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कौन दर्शाता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको पता होनी चाहिए कि बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन कौन दर्शाता है। दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, दो, कौन कौन से? एक आपको ध्यान रखना है एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। याद रख लोगे? अभी नहीं सोचना है कैसे बीटा विलोपन होता है, वो मैं बताऊंगा, बता के जाऊंगा। केवल मैंने इतना कहा है कि बीटा विलोपन कौन दर्शाएगा, बीटा एलिमिनेशन कौन दर्शाएगा। दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो एल्कोहल का निर्जलीकरण और दूसरा एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ये चीज मैं यहां पे लिख दूं, कौन दर्शाता है?
इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक तो आपको ध्यान रखना है एल्कोहल का निर्जलीकरण, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण। और दूसरा एग्जांपल आपको इसमें ध्यान रखना है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, 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 इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक जितनी भी मैंने बातें बताई उनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि बीटा एलिमिनेशन दर्शाता कौन है। एल्कोहल का निर्जलीकरण ये एक बीटा एलिमिनेशन प्रकार की रिएक्शन होगी, और एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण ये भी एक प्रकार की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब इसका मतलब समझो। देखो, एल्कोहल का निर्जलीकरण, इसको ध्यान से पढ़ो, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब, निर का मतलब निकलना, जल मतलब जल, यानी कि जब जल निकल जाता है एल्कोहल में से तो उसको अपन कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण का मतलब होता है H2O का निकलना, H2O का निकलना, उसको अपन कहते हैं निर्जलीकरण। और विहाइड्रोहेलोजनीकरण क्या होता है? विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? वी का मतलब फिर से वही निकलना, हाइड्रो का मतलब क्या होता है सर? हाइड्रो का मतलब H, और हेलोजन है ना, वी किसका कौन निकलेगा? एक तो हाइड्रो, एक हेलोजन। हेलोजन को अपन क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं, क्योंकि हेलोजन यहाँ पे F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, अपन को नहीं पता, तो HX। तो यहाँ पर विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है HX का निकलना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? HX का निकलना, क्योंकि निकलना तो फिक्स है, विलोपन अभिक्रिया है। विलोपन का मतलब ही क्या होता है? निकलना। विलोपन का मतलब ही निकलना होता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब निकलेगा क्या, वो इनके नाम से पता चल रहा है। निर्जलीकरण का मतलब जल का अणु निकलेगा, वी हाइड्रोजन है, हेलोजनीकरण का मतलब HX निकलेगा। कैसे निकलेगा वो अपन अभी देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल करवाऊंगा, दोनों समझ में आ जाएगी। एक बार इतना पढ़ो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसको लूंगा, एल्कोहल का निर्जलीकरण आपको समझाऊंगा, फिर एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन समझाऊंगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल अपन लेंगे, लेकिन अभी इतनी बातें आप लिख लो। बेटा उसको, चलो अब अपन ले रहे हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण, हेडिंग लगाएंगे एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब अपन बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, और बीटा एलिमिनेशन के अंदर भी एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एल्कोहल का निर्जलीकरण अभी हमने देखा एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो कैसे होती है अपन देखते हैं, बीटा एलिमिनेशन कैसे होती है अपन देखते हैं। एल्कोहल का निर्जलीकरण, मैंने कोई भी एल्कोहल ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH। ठीक है, ये मेरे पास एक एल्कोहल है। सर ऐसे कैसे लिखा? कुछ भी नहीं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, CH3 CH2 CH2OH, यही तो एल्कोहल है, ये एक एल्कोहल है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, ये जो OH है, इस OH को हटा करके मैंने यहां पर लिख दिया, और एक हाइड्रोजन मैंने यहां से हटा दिया, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, एक हाइड्रोजन मैंने हटा करके यहां पे लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। सॉरी, समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा है? वो आपको इतना नहीं सोचना है, मुझे नहीं लगता आपको पता नहीं होगा, ये सारी चीजें आती भी होगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ये एल्कोहल है, इतना तो पता है। इसका अपन को क्या कराना है? निर्जलीकरण कराना है। इसका अपन क्या करना है? निर्जलीकरण कराना है। और आपको पता है ये क्या है? एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। आपको पता है एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या है? एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। और बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? दो निकटवर्ती कार्बन से दो समूह निकलते हैं।
बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या बताया मैंने कि जब दो निकटवर्ती, दो पड़ोसी कार्बन, दो समीपवर्ती कार्बन से दो समूह निकलते हैं तो वो क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो यहां पर दो पड़ोसी कार्बन कौन से हुए, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक तो ये हुआ और एक ये हुआ। एक ये जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, और जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन उसके पास वाला क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो यहां पर इस कार्बन से OH निकलेगा और इस कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ये HOH निकल गया। और जल क्या होता है, H2O। जल क्या होता है, H2O। तो दो हमारे पास हाइड्रोजन यानी कि H2 और एक ऑक्सीजन यानी कि H2O। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एल्कोहल का निर्जलीकरण हो गया। कैसे लिखेंगे अपन, कुछ भी नहीं करना, ये मेरे पास CH3, ये मेरे पास CH और ये मेरे पास CH2। अब यहाँ पर ये दो जो है ना जल के अणु तो यहाँ से निकल गए, दो सिग्मा बॉन्ड तो टूट गए, तो इनके बीच में क्या बढ़ जाएगा, पाई बॉन्ड बढ़ जाएगा, और ये यहाँ से क्या निकल गया, जल का अणु निकल गया। इसे बोलते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण बहुत आसान रिएक्शन है, समझने में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर सब कुछ नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। एल्कोहल है तो ये एल्कोहल रहा, निर्जलीकरण करना है मतलब H2O निकालना है, जल का अणु निकालना है। आया समझिए। चलो अब एक छोटी सी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एल्कोहल का जब निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो यहाँ पर एक निर्जलीकारक पदार्थ हमें चाहिए। क्या चाहिए, निर्जलीकारक पदार्थ जो यहाँ से जल का अणु निकाले, ऐसा कुछ चाहिए। तो वो यहाँ पर अपन लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर रख दिया 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को निर्जलीकारक पदार्थ चाहिए, ये क्या है, एक निर्जलीकारक है, और निर्जलीकारक के रूप में अपन H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है, P2O5 भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, H2SO4 है, P2O5 है, POCl3 है, ठीक है। ये निर्जलीकारक होते हैं, सारे लिख सकते हैं अपन, P2O5, POCl3, Al2O3, H3PO3, ये सारे के सारे निर्जलीकारक बीच में लिखे हुए आ सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। ये निर्जलीकारक होते हैं जो निर्जल करने का काम करेंगे, जल के अणु को निकालने का काम करेंगे। तो आपको समझ में आया एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होता है, या फिर मैं एक और रिएक्शन आपको बताऊं, जैसे कि मैं एक और लिख देता हूं, मैंने लिख दिया CH3 CH2, ऐसे लिख देता हूं। चलो ये सिंपल सी, और बताओ इसमें कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना है, इस वाले से OH हटेगा, इसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, कुछ भी नहीं करना। ये इसे हाइड्रोजन हटा तो CH2 ही रह गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये जल, ठीक है। ये होता है एल्कोहल का निर्जलीकरण। समझ में आया बच्चों। चलो अब अपन क्या देखते हैं, अब एक चीज ध्यान रखनी कि जो विलोपन अभिक्रिया के अंदर जो बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन, उसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बढ़ता है, कार्बोकैटायन बढ़ता है। जैसे एल्कोहल का निर्जलीकरण है, इसके अंदर मध्यवर्ती क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, यहां पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ये इसके अंदर मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये बनता है कि निर्जलीकरण की क्रियाशीलता, अपन ये कह सकते हैं कि इन यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, या फिर निर्जलीकरण का क्रम क्या होगा, कौन सबसे आसानी से निर्जलीकृत होगा। जैसे कि ये दो एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने लिखे, ये चार कंपाउंड मैंने आपको दे दिए कि निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे आसानी से निर्जलीकृत होगा। तो ये सवाल आ सकता है, सवाल इसमें से कैसे बनेगा, यही तो बनेगा कि निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा निर्जलीकृत होगा या सबसे आसानी से निर्जलीकृत होगा, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे निम्न में से किसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। तो दोनों एक ही तरीके से आपको समझना है। अगर आपसे पूछ ले क्रियाशीलता, अगर आपसे पूछ ले
क्रियाशीलता, या आपसे पूछ ले आसानी से कौन निर्जलीकृत होगा। आसानी से निर्जलीकृत होने का क्रम, आसानी से निर्जलीकृत होने का क्रम, तो एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन का स्थायित्व, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बढ़ता है, कार्बोकैटायन बढ़ता है। तो कोई भी चीज पूछ ले, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ये समानुपाती होगा। कोई भी कंपाउंड आपको दे दे, उन कंपाउंड के कार्बोकैटायन बनाओ और देखो कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा बन रहा है, जिस कंपाउंड का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वो कंपाउंड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा और उस कंपाउंड के निर्जलीकरण का क्रम या निर्जलीकरण भी सबसे आसान होगा। समझ में आई मेरी बातें? एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपसे पूछ ले कि निम्न अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का क्रम बताइए और आपको लग रहा है कि बीटा एलिमिनेशन होगा, या आपसे पूछ ले निर्जलीकरण का क्रम बताओ, तो निर्जलीकरण किस में होता है, बीटा एलिमिनेशन में। निर्जलीकरण बीटा एलिमिनेशन के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, उस कंपाउंड के अंदर कार्बोकैटायन बढ़ाना है। सर कैसे बढ़ाएंगे कार्बोकैटायन, अभी बताऊंगा मैं। OH को हटा दो, वहां पे प्लस लगा दो, बढ़ गया कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बढ़ा करके देखो कि जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहा है, वह यौगिक सबसे आसानी से निर्जलीकृत होगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है निर्जलीकरण के क्रम को लेकर के। सवाल कैसे बनेगा, 4 कंपाउंड दे दिए, ऑप्शन A B C D, और क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे आसानी से निर्जलीकृत होगा। या फिर 3 आपको कंपाउंड दे दिए और कह देगा निर्जलीकरण का क्रम बताइए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर डिपेंड करती है ये सारी चीजें। और कार्बोकैटायन का स्थायित्व अपन को पता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और भी अगर इससे आगे जाए तो इससे ज्यादा अनुनाद होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अनुनाद की होती है, उसके बाद में किसकी होती है, अतिसंयुग्मन की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फिर से वही लगानी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो भी हमने पढ़ा वो सारे कंसेप्ट फिर से अप्लाई कर देने। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ये 2 कंपाउंड आपके पास है, बताओ सबसे आसानी से निर्जलीकृत कौन होगा। मतलब इन दोनों में से कौन आसानी से निर्जलीकृत हो जाएगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, हटाओ इसको, ये बन गया कार्बोकैटायन। इसको देखो, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, हटाओ, ये बन गया कार्बोकैटायन। तो ये ऐसे बढ़ते हैं कार्बोकैटायन, बहुत आसान है। ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन नहीं, अल्कोहल ग्रुप जो है ना, OH ग्रुप है ना, उसको हटा दो और उसकी जगह प्लस लगा दो। ठीक है, बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा आसानी से निर्जलीकृत कौन होगा। कार्बोकैटायन देखो कौन स्टेबल बन रहा है, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 1 डिग्री बन रहा है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। भाई इतना तो पता चल रहा है कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ये 1 डिग्री है क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है, 2 कार्बन जुड़े हुए। बताओ कौन, अब बताओ कौन आसानी से निर्जलीकृत हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री वाला हो जाएगा, गलत है, नहीं होगा, ये होगा। क्यों सर, फिर ये गलत हो गया, नहीं हुआ गलत। यहां पे प्रायोरिटी क्या है, पहले अनुनाद, फिर अतिसंयुग्मन, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर अनुनाद लग रहा है, पाई सिग्मा प्लस। रेजोनेंस के अंदर क्या होती है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यहां पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है पाई सिग्मा प्लस, तो कॉन्जुगेशन होता है तो वो क्या होता है, अनुनाद। और अनुनाद जो है वो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री देखना है। पहले प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, अनुनाद की,
और अगर अनुनाद की प्रायोरिटी ज्यादा है तो क्रियाशीलता का क्रम भी इसका ज्यादा हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा आसानी से कौन निर्जलीकृत होगा, ये वाला, उसके बाद ये वाला। हाँ, अगर यहाँ पर अनुनाद नहीं होता तो ये ज्यादा स्टेबल होता, अगर अनुनाद नहीं होता तो। लेकिन इस प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है आपको, पहले अनुनाद देखना है कि अगर किसी में अनुनाद है तो वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, और कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है निर्जलीकरण के क्रम के। जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल वो सबसे आसानी से निर्जलीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। एक एग्जांपल और लूं मैं, एक एग्जांपल और बताऊं, इसको हटा सकता हूं, नोट कर लो। इसमें ये ज्यादा होगा निर्जलीकरण, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, इसको याद कर लो भाई, निर्जलीकरण का क्रम जो है वो डिपेंड करेगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। ठीक है, चलो बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा आसानी से निर्जलीकृत कौन होगा, निर्जलीकरण का क्रम बताओ, आसानी से कौन सा निर्जलीकृत हो जाएगा। वही काम करना है, पहले कार्बोकेटायन बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे, इस OH को हटाओ, इस पे प्लस आ जाएगा, इस OH को हटाओ, इस पे प्लस आ जाएगा। बताओ कैसे देखोगे, क्या इसमें अनुनाद हो रहा है, पहले तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री देख लो, ये भी क्या है, ये भी 1 डिग्री है सर, ये भी क्या है सर, ये भी 1 डिग्री, मतलब दोनों ही 1 डिग्री है, ये तो यहाँ पे फेल हो गया। अब देखो क्या इसमें अनुनाद हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं हो रहा है ना, 2 बार लगातार सिग्मा आ गई, इसमें भी नहीं हो रहा, मतलब अनुनाद भी नहीं है। तब किसकी बारी आती है, तब किसकी बारी आती है, अति संयुग्मन की, हाइपर कॉन्जुगेशन की। और अति संयुग्मन में अगर अपन देखें तो अल्फा कार्बन, कौन सा होता है अल्फा कार्बन, ये वाला, ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें सर 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किसके पास है, इसके पास, मतलब ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो ये ज्यादा आसानी से निर्जलीकृत होगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया बताओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वाला लेक्चर नहीं देखा है, सिंपल सी बात है, बाकी कोई यहाँ पर समझने वाली चीज ही नहीं है। केवल आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता करनी आनी चाहिए, वो अगर आपको पता करनी आती है तो निर्जलीकरण का क्रम निकाल लोगे, और कोई चीज ही नहीं है। चलो ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज यहां पर दिक्कत ये आती है, जैसे कि मैंने आपसे ये कह दिया कि एक तो आपके पास ये रिएक्शन है, एक तो आपके पास ये रिएक्शन है, तब तो आप इससे OH निकाल लोगे भाई, OH तो जिसके पास होगा उसी से निकालोगे, और एक हाइड्रोजन आपने इससे निकाल लिया, क्योंकि निकटवर्ती से निकालना है, समीपवर्ती से निकालना है, तो इसका समीपवर्ती कार्बन कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको अब ये दे दिया CH3 CH2 CH3 OH, और यहां पर आपके साथ लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, मतलब क्या कराना है, निर्जलीकरण कराना है। ठीक है ना, एल्कोहल दे रखा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दे रखा है, तो इसका मतलब निर्जलीकरण कराना है, बीटा एलिमिनेशन कराना है। और बीटा एलिमिनेशन का आपको मतलब पता है कि एक से तो जो है वो निकलेगा OH और एक से निकलेगा हाइड्रोजन, क्योंकि एल्कोहल है, एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा, निर्जलीकरण का मतलब जल का अणु निकलेगा, जल में होता है H2O, तो एक तो OH निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। कहां से निकलेगा हाइड्रोजन, तो हमने बीटा एलिमिनेशन के अंदर ये पढ़ा कि 2 समीपवर्ती कार्बन से समूह निकलते हैं, तो एक तो यहां से निकलेगा फिक्स है OH, तो बाकी तो ऑक्सीजन किसी के पास है ही नहीं,
है ना, OH तो इससे निकलेगा, ये तो हो गया अल्फा। अब ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब कहां से निकालोगे बताओ, कहां से निकालोगे? हाइड्रोजन इस कार्बन से निकालोगे या इस कार्बन से? कुछ भी नहीं सोचना, सबसे पहले दोनों से निकाल दो। पहले मैं इस कार्बन से निकाल रहा हूं, पहले मैंने इससे निकाल दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। समझ आ गई मेरी बात को? पहले मैंने हाइड्रोजन इससे निकाला, तो एक हाइड्रोजन इधर से निकला, एक OH निकला, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन गया, दो सिग्मा बॉन्ड टूटे, एक इसके बीच में पाई बॉन्ड आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इधर वाले से निकालता हूं। चलो देखो, प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, H2 निकल गया, वो नहीं देखना, वो तो निकल गया। अब इसके अंदर दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये और एक ये। अब दिक्कत ये है कि इसमें एक मेजर प्रोडक्ट है, एक माइनर प्रोडक्ट है, एक मुख्य उत्पाद है और एक बहुत कम उत्पाद बन रहा है। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि ये आपको दे देगा, पूछेगा निम्न में से बताइए कौन सा मुख्य उत्पाद है या इसका मुख्य उत्पाद बनाइए। तब आप कैसे पहचानोगे इन दोनों में से कि मुख्य उत्पाद कौन सा है? कैसे पहचानोगे इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा है? बताओ। नहीं बता पाओगे? चलो, इसीलिए एक नियम अपन को यहां पर पढ़ना है, सेट-जेप का नियम। ये अगर आपको ध्यान में होगा तो फिर आप नहीं अटकोगे। सेट-जेप का नियम क्या कहता है? सेट-जेप का नियम, वह एल्कीन ज्यादा बनेगी, वह एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो, जिसमें द्विबंध पर, डबल बॉन्ड पर प्रतिस्थापियों की संख्या, सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापियों की संख्या, प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो उसके अंदर मुख्य प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ज्यादा एल्कीन कौन सी बनेगी? जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। अब देखो प्रतिस्थापी कितने हैं, ये अगर मैं डबल बॉन्ड लूं तो इसके अंदर एक प्रतिस्थापी ये हो गया और एक प्रतिस्थापी ये हो गया, यानी कि इसके अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या 2 है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या केवल और केवल एक ही है, इसमें एक प्रतिस्थापी है। तो मुख्य उत्पाद हमारा कौन सा बन जाएगा? ऊपर वाला बन जाएगा। ये इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद, और ये इसमें क्या बनता है? लेस प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कम मात्रा में बनता है। तो आज के बाद अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन इसका पास वाला एक ही है, इसका पड़ोसी कार्बन एक ही है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, इधर कोई है नहीं, तो इससे ही लेना पड़ेगा इसके अंदर हाइड्रोजन, इसमें एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। इस प्रकार की कंडीशन दिख जाए जहां पे दो दो बीटा कार्बन हो, जहां पर दो दो बीटा कार्बन हो, तो सबसे पहले सोचना कुछ भी नहीं है, दोनों प्रोडक्ट बना दो। सबसे पहले दोनों प्रोडक्ट बना दो, एक बार इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लो, एक बार इस बीटा कार्बन से निकाल लो। फिर इसके अंदर देखो कि किसके अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा है, सब्स्टिट्यूएंट किस में ज्यादा लगे हुए हैं। इसके अंदर 2 लगे हुए, इसमें एक ही लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 लगा हुआ है तो मतलब ज्यादा प्रतिस्थापी, और हमने सेट-जेप के नियम के अनुसार ये भी पढ़ा है कि एल्कीन वह ज्यादा स्थायी बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होती है। समझ गए? चल, तो ये इतनी चीजें आपको पढ़नी है। सवाल क्या पढ़ सकता है? पहली चीज तो बीटा एलिमिनेशन, कौन कौन से रिएक्शन जो है वो बीटा एलिमिनेशन दर्शाती है, एल्कोहल का निर्जलीकरण और एल्किल हैलाइड का डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, 2 ये याद रखना। फिर अपन ने पहले स्टार्ट किया भाई एल्कोहल का निर्जलीकरण, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होता है। 2 समीपवर्ती कार्बन होंगे, एक कार्बन से OH निकलेगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ऊपर वाली देख लो H2O निकल जाएगा, बीच में निर्जली कारक चाहिए, क्या हो सकता है? H2SO4 हो सकता है, H3PO3 हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, ठीक है ना, POCl3 हो सकता है, ये सारे के सारे निर्जली कारक होते हैं, ये बीच में लगे हुए रहेंगे और उससे बन जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे बनता है कि निर्जलीकरण का क्रम बताइए, तब मैंने कहा कि कार्बोकेटाइन बना लो, कार्बोकेटाइन बना के देख लो, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो सबसे ज्यादा आसानी से निर्जलीकृत होगा।
तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरे तरीके का सवाल मैंने कहा ये बन सकता है कि आपसे एक एल्कोहल दे करके ये दे देगा और पूछेगा कि इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो इसके अंदर आपको पहले दोनों ही उत्पाद बना लेने हैं, फिर सेटजेव का नियम लगा दो। सेटजेव का नियम ये कहता है कि जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे वह आपका मुख्य उत्पाद होगा और जिसमें प्रतिस्थापी कम होंगे वह आपका निम्न उत्पाद होगा। ठीक है, अच्छा ये अगर आपको समझ में आ गया तो एल्किल हैलाइड का डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कुछ भी नहीं है, इसके जैसा का जैसा है। सॉरी, जुकाम हो चुका पूरी तरीके से। सर्दियों का क्या कहते हैं मौसम है, आराम से ध्यान से रहना। एक दिन भी हो गया ना फिर 5-7 दिन खाएगा ये। मेरे चल रहा है पीछे 7 दिनों से, फिर आज हिम्मत करके मैं क्लास ली है लेकिन ढेव 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 बंद ही नहीं हो रहा। इसको लिखो फिर मैं आगे बढ़ू। अब दूसरा कौन सा है बीटा एलिमिनेशन का प्रकार कौन सा है? पहला तो एल्कोहल का निर्जलीकरण, दूसरा है एल्किल हैलाइड का विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, एल्किल हैलाइड का विहाइड्रो हैलोजनीकरण। एल्किल हैलाइड का विहाइड्रो हैलोजनीकरण। सीधा सीधा पता चल रहा है H और X निकलेगा। HX यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना। ये कार्बन ये कार्बन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है एक X है, इधर से H इधर से X निकल गया, बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये HX निकल। सिंपल सी रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। नहीं आया समझ में? बिल्कुल आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा CH3 CH2 CH2 Cl, ये रिएक्शन है। क्या करवाना है इसके अंदर? बीटा एलिमिनेशन करवाना है। एल्किल हैलाइड है तो इसका क्या होगा, विहाइड्रो हैलोजनीकरण होगा, यानी कि HX निकलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्लोरीन को मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया और एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहां से ये X सॉरी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल गया, तो CH3 CH इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये HCl निकल गया। अब ये होगा कैसे? ऐसे थोड़ी ये बड़े बड़े हो जाएगा। जैसे एल्कोहल का निर्जलीकरण हुआ तो उसके अंदर बीच में निर्जलीकारक था। अब भाई रिएक्शन दे देगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें निर्जलीकरण हो रहा है? बीच में कोई निर्जलीकारक देगा? भाई उसने एक एल्कोहल लिखा और बीच में तीर के निशान के ऊपर लिख दिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तब आपको पता चला कि ये एल्कोहल है और इसके ऊपर एक निर्जलीकारक लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर बीटा एलिमिनेशन करवाना है, निर्जलीकरण करवाना है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा? आपको ये पता है एल्किल हैलाइड है, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पर आपको बीटा एलिमिनेशन करवाना है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इसके ऊपर लिखा होगा एल्कोहलिक KOH, ये इस तरीके से पता चलेगा। अगर ऊपर लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH, उससे आपको पता चलेगा कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही थोड़ी ध्यान पड़ेगा कि ये इसके अंदर एलिमिनेशन करवाना है। बीच में क्या चीज लिखी है उससे अपन पता करेंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन है। अगर एल्कोहल है तो उसके बीच में निर्जलीकारक पदार्थ लिखा होगा यहाँ पर H2SO4, और अगर एल्किल हैलाइड है तो इसके अंदर यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिखा होगा। अगर ये लिखा है तब आपको ये करवाना, नहीं तो नहीं करवाना। मान लो यहाँ पर उसने ऐसे लिख दिया एक्वस KOH, तो ये एल्कोहलिक KOH है, ये एक्वस KOH है। अब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, अब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये बदल चुका है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है? एक्वस KOH की उपस्थिति में। तो अब यहाँ पर रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन नहीं होकर के कैसी हो जाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। प्रतिस्थापन के अंदर क्या होता है? ये CH3 ये CH2, इस CH2 की Cl को हटा करके उसकी जगह OH आ जाएगा। प्रतिस्थापन में यही तो होता है, एक को हटा करके उसकी जगह पर दूसरा आ जाता है।
तो ये OH इस Cl की जगह ले लेता है, ये प्रतिस्थापन। और ये कैसी है, ये विलोपन है। तो विलोपन आपको कब करवाना है, जब एल्कोहलिक KOH बीच में लिखा हो। अगर बीच में एक्वस KOH लिखा हो तो प्रतिस्थापन हो जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बीच में क्या लिखा हुआ है इस चीज से पता चलेगा। बाकी ये तो तुम करवा दोगे यार, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण सब कुछ लिखा हुआ है। अब एक वही समस्या इसमें भी आ सकती है फिर से, कौन सी, जैसे कि मैंने कहा ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH CH3 Cl, और इधर उसने लिख दिया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH लिख दिया मतलब बीटा एलिमिनेशन करवाना। कैसे पता चला, इससे। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, सब निकटवर्ती दो कार्बन से हम दो समूह निकालेंगे। तो ये हमारा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको अपन अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके समीप वाले को अपन बीटा कार्बन कहते हैं। तो इसके अंदर बीटा कार्बन दो है, बीटा कार्बन दो है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, एक बार इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लो, एक बार इससे निकाल लो, दोनों प्रोडक्ट बना लो। चलो, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH3, और एक प्रोडक्ट मेरा ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2। ये दो प्रोडक्ट बन गए, दिख रहा आपको। एक बार मैंने ऊपर वाले में यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, एक बार मैंने यहां से हटा दिया तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर भी फिर से वही बनेगा। मुख्य उत्पाद कौन सा है, तो आपको क्या करना है, सेप-चेप का नियम लगा दो। जब दो बीटा कार्बन हो ना, एक बीटा कार्बन है, इसमें एक ही बीटा कार्बन है, ये अल्फा ये बीटा, एक ही बीटा कार्बन हो तब सेप-चेप रूल का काम नहीं पड़ेगा। जब दो बीटा कार्बन हो तब आपसे पूछेगा मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, क्योंकि इसमें दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां पे तो एक ही बन रहा था। तब आपको सेप-चेप लगाना है कि डबल बॉन्ड के अंदर जितने ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, इसके अंदर एक दो जुड़े हुए, यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक ही प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो ये इसके अंदर मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, ये इसके अंदर मुख्य उत्पाद बनेगा, रख लो इस चीज को याद। चलो फिर ये हो गया आपका, इतनी चीजें आपको जाननी थी, आई समझ। क्या क्या पढ़ा हमने, शुरुआत से एक बार रिवाइज करो। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया विलोपन का मतलब होता है कुछ न कुछ निकलना, कुछ न कुछ रिमूव होना, वहां से निकलना, तो वो उसको विलोपन कहते हैं। उसके बाद मैंने परिभाषा बताई, उसके बाद मैंने आपको परिभाषा बताई। क्या परिभाषा बताई, कि जब एक अभिकारक से दो उत्पाद बनते हैं, एक अभिकारक से दो उत्पाद बने या दो सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक पाई बंध का निर्माण होता है, तो उसको विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। दो प्रकार से होती है विलोपन अभिक्रिया, एक होती है अल्फा एलिमिनेशन या अल्फा विलोपन, और एक होती है बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है एक ही कार्बन से अगर दो समूह निकलते हैं, एक ही कार्बन से अगर दो समूह निकलते हैं तो वो अल्फा एलिमिनेशन होता है। जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म के केस में देखा, क्लोरोफॉर्म से एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और एक ही से Cl निकला, ठीक है, और फिर उससे कार्बन बना, तो वो अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। बीटा एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता, बीटा एलिमिनेशन के अंदर जो समूह निकलेंगे ना, वो दो कार्बन से निकलेंगे, लेकिन वो दो कार्बन समीपवर्ती होने चाहिए। ऐसे नहीं एक आपने इस कार्बन से निकाल दिया, एक इससे निकाल रहे हो, नहीं, दो कार्बन दोनों समीपवर्ती होने चाहिए। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब हमने ये समझा कि दो समीपवर्ती कार्बन से अगर समूह निकलते हैं तो वो बीटा एलिमिनेशन होता है। और ऐसा किस में होता है, ऐसा मतलब बीटा एलिमिनेशन किस में होता है, दो एग्जांपल मैंने कहा याद होने ही चाहिए, दिमाग में छप जाने चाहिए, एल्कोहल का निर्जलीकरण और एल्किल हैलाइड का विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, ये दो एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन के। फिर मैंने आपको एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ाया और उसके अंदर बताया कि एल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है, एक कार्बन से OH निकलता है और उसके समीप वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, दोनों OH और हाइड्रोजन मिलकर के जल बना लेंगे। कैसे निकलेगा, तो इसके अंदर बीच में आपको एक निर्जलीकारक पदार्थ लिखा हुआ मिलेगा। वो निर्जलीकारक पदार्थ H2SO4 हो सकता है, H3PO3 हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, POCl3 हो सकता है, P2O5 हो सकता है, कोई भी निर्जलीकारक पदार्थ हो सकता है। उसको गर्म करेंगे तो वहां पे उस एल्कोहल से जल का अणु निकल जाएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे एक सवाल बनता है निर्जलीकरण के क्रम को लेकर के। निर्जलीकरण का क्रम कैसे पहचानेंगे,
बहुत ही आसान ट्रिक है, कार्बोकेटायन बना दो, जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल वही सबसे ज्यादा आसानी से निर्जलीकृत होगा। यानी कि सबसे आसानी से निर्जलीकृत होने का क्रम वही है जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का क्रम है। इससे आसान क्या होगा बताओ? ठीक है, कार्बोकेटायन आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले अनुनाद देखना है, फिर अतिसंयुग्मन, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल निर्जलीकरण के क्रम को लेकर के बनता है। फिर मैंने कहा कि एक सवाल बनता है सेच्चेव के नियम को लेकर के, कि भाई जैसे एक एग्जांपल हमने देखा उसमें तो एक ही बीटा कार्बन था, तो हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा। OH का समीपवर्ती कार्बन एक ही था, उधर कोई नहीं था, पड़ोसी कार्बन था ही नहीं। लेकिन अगर OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके उधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, मतलब उसके पास 2 बीटा कार्बन है। हाइड्रोजन निकालने के उसके पास दो दो जगह से वो हाइड्रोजन निकाल सकता है, तब वहां पर मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? तब मैंने कहा आपको सेच्चेव का नियम लगा देना है। जिस भी डबल बॉन्ड से जितने ज्यादा प्रतिस्थापित जुड़े हुए रहेंगे वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, या मैं कह सकता हूं मुख्य उत्पाद होगा। वही सबसे ज्यादा स्थायी होता है जो मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया आपको एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, उसके अंदर भी सेम की सेम चीजें होगा। क्या वी हाइड्रो हैलोजनीकरण में HX निकलेगा। कहां से निकलेगा? 2 निकटवर्ती कार्बन से निकलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेच्चेव का नियम आप लगा सकते हैं कि अगर इस प्रकार की केस हो, 2 बीटा कार्बन आपको दे रखे हैं, तो आप सेच्चेव का नियम लगा करके मुख्य उत्पाद पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास और हमने विलोपन अभिक्रिया को समझा। थोड़ा सा बीच में मैंने आपको खास की परेशान भी किया होगा, लेकिन शरीर है, कुछ नहीं कर सकते, मेरे भी बस की बात नहीं है। मतलब जबरदस्ती बुलाऊं मैं कहीं कहीं पे, तो खांसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने इसको कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट में जो चीजें आपको नहीं समझ आई वो बता दें, मैं वहां पे रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है, फिर भी एक बार आप फिर से पढ़िए, फिर से देखिए, रिवीजन करिए। मैं कह रहा हूँ इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, आराम से आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का बेसिक मैं आपको एक दिन पढ़ाऊंगा, फिर अपन एल्केन एल्कीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार सवाल बहुत बेसिक उठा लिया जाता है और इसमें से भी बहुत बेसिक सा सवाल उठाया जाएगा। तो अपने जितनी चीजें पढ़ी है ना वो बहुत ज्यादा है, उसमें से कहीं से एक छोटा सा सवाल बनेगा, बहुत इजी सा। ठीक है, चलो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली क्लास में। धन्यवाद।